आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्योर लाइन रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्योर लाइन रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का कोई चांस नहीं होता है और वेरिएशन के चांस न होने के कारण जो नेक्स्ट जनरेशन होता है अपने पेरेंट का क्लोन होता है और यही कारण है कि इसको हम लोग प्योर लाइन रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखते हैं फीचर्स, इसके क्या फीचर्स होता है। तो पहला यूनिपेरेंटल, इसमें एक ही पेरेंट भाग लेता है। इसमें जो है नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो अपने पेरेंट का क्लोन होगा, क्योंकि ये प्योर लाइन रिप्रोडक्शन है, वेरिएशन का कोई गुंजाइश नहीं है। गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट बी हैपन, गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है कि हो या हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन 100% नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लेस चांस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का चांस बहुत कम है। तो वेरिएशन का चांस आखिर कम क्यों है? तो भाई फर्टिलाइजेशन तो होना नहीं है। अगर वेरिएशन का चांस बनता है तो उसका कारण हो सकता है कि कोई जो डीएनए का कॉपी हो रहा है, तो डीएनए का जो कॉपी हो रहा है उसमें कुछ एरर आ गया, तो उसके कारण वेरिएशन में भी हो सकता है। अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोड, इसका जो एसेक्सुअल मोड है उसमें बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन कई तरह के होते हैं, जैसे इरेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। वन बाय वन करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन जो है एडवर्स कंडीशन में होता है, जिसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको इंसिस्टेशन कहते हैं। इसके बाद जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है तो सिस्ट का ब्रेकिंग होता है और न्यू जनरेशन जो है उसका निर्माण होता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन जो है एसेक्सुअल विधि से भी होता है और कुछ हद तक सेक्सुअल विधि से भी होता है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें जैसे पोनिडियोस्पोर है, वाइडियोस्पोर है, जूस्पोर्स है। जूस्पोर्स मोटाइल होता है इसलिए उसको हम लोग क्लैनोस्पोर कह सकते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर है या पोनिडियोस्पोर है या नॉन मोटाइल होता है, इसको एप्लानोस्पोर भी कह सकते हैं। तो स्पोर है क्या? तो स्पोर जो है माइक्रोस्कोपिक सीड है। स्पोर इज माइक्रोस्कोपिक सीड दैट प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। अब जैसा सीड होता है जर्मिनेट करके नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करता है, उसी तरह स्पोर्स होता है। अब है बर्डिंग, तो बर्डिंग में जो बर्ड निकलता है, बॉडी पर एक आउटग्रोथ निकलता है जिसको बर्ड कहते हैं, और बर्ड जो है वो बड़ा होकर के पेरेंट बॉडी से टूटकर अलग हो जाता है, और जो टूटकर अलग होता है उसको रैमेट कहते हैं, और जो मेन मदर बॉडी है उसको ब्लास्टोस कहते हैं। तो बर्डिंग को हम लोग टोरुलेशन भी कर सकते हैं, बर्डिंग को टोरुलेशन भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या है कि अगर कोई बॉडी का पार्ट लॉस हो जाता है तो लॉस बॉडी पार्ट फिर से जनरेट हो जाता है, और इसी बात को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। तो बात और दरअसल ये है कि हम लोगों में भी रीजनरेशन होता है, जैसे स्किन रिजनरेट हो सकता है, नेल रिजनरेट हो सकता है, हेयर रिजनरेट हो सकता है, लीवर भी रिजनरेट हो सकता है, लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें रीजनरेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन भी होता है। तो क्यों ऐसा है कि लोअर ऑर्गेनिज्म में रिजनरेशन से रिप्रोडक्शन होता है और जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिजनरेशन से रिप्रोडक्शन नहीं होता है? क्यों? क्योंकि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी को रिजनरेट करने के लिए रिसोर्सेज कम चाहिए, जो बॉडी मेंटेन कर लेता है, और हम लोग का जो बॉडी है वो काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना होता है, और उसका रिजनरेशन हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये बात है। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि ये भी एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और अगर किसी बॉडी का फ्रेगमेंट यानी टुकड़ा हो जाए, कोई लोअर ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, उसका बॉडी टुकड़े में विभक्त हो जाए तो प्रत्येक टुकड़ा को हम फ्रेगमेंट करते हैं, और एक एक टुकड़ा से फिर
पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो पुराना कोई पार्ट नहीं रहता है, ये हुआ फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन में क्या है कि जो लॉस हुआ वही रीजनरेट होगा, जो है वो रहेगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि प्रत्येक फ्रेगमेंट जो है पूरा का पूरा बॉडी बनाएगा, एकदम न्यू फॉर्म में बनाएगा, लेकिन पेरेंट के जैसा होगा, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है पेरेंट के अकॉर्डिंग है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट जो होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट में हो गया रूट, स्टेम और लीफ। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम और लीफ हो गया। तो जब वेजिटेटिव प्लांट जो पार्ट है उसको हम प्रोपैग्यूल्स कहते हैं, और जो प्लांट का हम पार्ट लिए हैं उस प्लांट को हम एक्स प्लांट कहते हैं। तो जो एक्स प्लांट है उसका रूट लिए, उसका स्टेम लिए, उसका लीफ लिए और उससे नए प्लांट को जनरेट किए, तो ये हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बात है रूट से, तो रूट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जांपल स्वीट पोटैटो है, स्टेम से पोटैटो। अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन हुआ कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों तो जमीन के अंदर रहता है, तो स्वीट पोटैटो को हम रूट कहते हैं और पोटैटो जो है उसको हम स्टेम क्यों कहते हैं? क्योंकि पोटैटो के केस में हम क्या देखते हैं कि ये आई जैसा नोड है, ये नोड है, और दो नोड के बीच का स्थान जो है जिसको इंटर नोड कहते हैं। तो नोड और इंटर नोड जो है केवल स्टेम में पाया जाता है, स्टेम का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसीलिए हम पोटैटो जो है उसको स्टेम बोलते हैं, और स्वीट पोटैटो में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसके कारण उसको हम रूट कहते हैं। तो स्टेम, रूट के बाद लीफ की बात आ रही है। तो लीफ के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो ब्रायोफिलम में होता है। तो ब्रायोफिलम्स जो होता है उसके लीफ में बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, और इन्हीं बर्ड्स से नया प्लांट का ग्रोथ होता है। ये प्लांट जो है ग्रो किया, तो ये ब्रायोफिलम में ही क्यों है, मैंगो लीफ में क्यों नहीं है? क्योंकि मैंगो लीफ में इस तरह का बर्ड्स जो है नहीं होता है। बाइनरी फिजन जो है एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और बाइनरी फिजन में जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वो फेवरेबल कंडीशन में भोजन प्राप्त करके बड़ा होता है, और इसका सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एमाइटोटिकली। इसमें जो सेल डिवीजन का प्रक्रिया है वो एमाइटोटिकली होता है। तो अब हम लोग देखें बाइनरी फिजन जो है उसमें क्या होता है कि सेल का ग्रोथ होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और इसके बाद सेल का डिवीजन होता है। इसके कई टाइप होते हैं, जैसे इरेगुलर बाइनरी फिजन, इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। ये हो सकता है कि ट्रांसवर्सली हो सकता है लॉन्गिट्यूडिनल हो, किसी भी एंगल से होता है, इसलिए इसको इरेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं, और ये अमीबा में होता है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो है जिसमें जो है लंबवत दो पार्ट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिवीजन होता है, जैसे यूग्लिना है। यूग्लिना में क्या है कि इसका सेल लॉन्गिट्यूडिनली दो पार्ट में बढ़ता है। फॉरो जो बना है, ये फॉरो जो है ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और लास्टली जो है मदर बॉडी जो है ना, मदर सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम स्लीपर शेप, चप्पल के जैसा, चप्पल की आकृति वाला एक प्रोटोजोआ है, और इसमें क्या है कि बॉडी जो है लंबा होकर के और ट्रांसवर्सली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर हम बात करते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिजन, तो ये गोनियाओलैक्स में होता है, और ये ऑब्लिकली होता है, तो ये बाइनरी फिजन हुआ। अब देखना है कि मल्टीपल फिजन एक्चुअली क्या है। तो प्रीवियस
लेक्चर वीडियो में मैंने बतलाया था कि लिविंग बींग्स जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो साइज में बढ़ करके प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ करने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। लेकिन कभी कभार अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बनाते हैं, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। तो सिस्ट बनने का प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जीव सिस्ट का फॉर्मेशन करते हों। बहुत सारे ऐसे भी बाइनरी मल्टीपल फिजन होता है जो विदाउट सिस्ट फॉर्मेशन भी होता है। सर्वप्रथम बात करते हैं मलेरिया पैरासाइट का। तो मलेरिया पैरासाइट जो है वो 2 तरीका से मल्टीपल फिजन करता है, एक साइजोगोनी और दूसरा स्पोरोगोनी। साइजोगोनी और स्पोरोगोनी 2 तरीका से मल्टीपल फिजन करता है। अगर ऑफ स्प्रिंग साइजोगोनी से प्रोड्यूस होता है, साइजोगोनी से प्रोड्यूस होता है तो उसको कहेंगे मेरोजॉइट, तो उसको हम कहेंगे मेरोजॉइट। अगर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है स्पोरोगोनी से प्रोड्यूस होता है तो उसको कहेंगे स्पोरोजॉइट्स। अगर हम बात करते हैं अमीबा, तो अमीबा जो है उसमें अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान मल्टीपल फिजन होता है और इस दौरान अमीबा अपने सिस्ट ये का फॉर्मेशन करता है, अपने सीडोपोडिया को कलेक्ट करके एक हार्ड कवरिंग जो 3 लेयर्स का होता है, एक हार्ड कवरिंग बनाता है और इसको हम कहते हैं सिस्ट। और फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट को कहते हैं इंसिस्टेशन। जब सिस्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड करता है और न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड होकर के बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लेता है और प्रत्येक न्यूक्लियाई जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म को लेकर के, थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट को लेकर के एक छोटा छोटा सीडोपोडियो स्पोर बना लेता है, सीडोपोडियो स्पोर बना लेता है, या उसको यूं कहें अमीबी बना लेता है। और जो बचा हुआ प्रोटोप्लाज्म है उसको रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। बचा हुआ जो प्रोटोप्लाज्म है उसको रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है तो 3 लेयर का जो सिस्ट है वो ब्रेक कर जाता है। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये 3 लेयर का सिस्ट जो है ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने के बाद प्रत्येक अमीबी जो है बाहर निकलता है और ये भोजन ग्रहण करता है और बड़ा होता है। तो इस प्रकार जो अमीबा है उसमें मल्टीपल फिजन का प्रक्रिया जो है पूरा होता है। अगर हम कहते हैं विदाउट सिस्ट, तो ओपैलिना में बिना सिस्ट के फॉर्मेशन के ही मल्टीपल फिजन होता है। विदाउट इंसिस्टेशन मल्टीपल फिजन ऑकर इन ओपैलिना। तो ये रहा हम लोग का मल्टीपल फिजन।